नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा में मनोविज्ञान इस विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि किन विधियों से शिक्षण कार्य को रोचक, सरल, आकर्षक एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान चूंकि एक बालकों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए कुछ ऐसी विधियों को लेकर के आया है जिसके आधार पर किसी भी प्रकार के विषय का, चाहे वह कठिन हो, चाहे अति कठिन हो, दुष्कर हो, ऐसे समस्त विषयों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चों के लिए अधिगम्य सुगम बनाया जा सकता है। इसलिए आइए आज हम पहले शिक्षण विधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षण विधियां कौन सी होती हैं, किसका प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को उचित बना सकता है। तो आज देखें, शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड्स अर्थात जो पठन पाठन की तमाम प्रकार की विधियां हैं, उन विधियों में से कुछ विधियों को यहाँ लिखा गया है और इन विधियों का प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सरल और रोचक बना सकता है। जैसे निगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का अर्थ होता है कि नियम से उदाहरण अर्थात जो नियम या सूत्र सिद्धांत बनाए गए हैं, उन नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों के आधार पर जब हम उदाहरणों को लेकर के कार्य करते हैं तो वह निगमन विधि कहलाती है, वह इंडक्टिव विधि कहलाती है। अर्थात इसमें सबसे पहले नियम लिया जाता है और उन नियम को, सिद्धांतों को, उन सूत्रों को हम उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करते हैं। इस तरह से निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं होता है आगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले कोई नियम उदाहरण होता है और उदाहरण के द्वारा धीरे धीरे नियम का हम नियमीकरण करते हैं। अर्थात दोनों विधियां एक दूसरे के अपोजिट हैं। जहां पर निगमन विधि इन नियम को पहले लेती है, उसके आधार पर जैसे तमाम प्रकार के सूत्र x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होगा, इस तरह से ये सूत्र नियम है, सूत्र है। इस सूत्र को लेकर के हम उदाहरण करते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होल स्क्वायर हो गया x प्लस वाई का। इस तरह से उदाहरण से नियम की ओर। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हुआ कैसे? अब इसको हम x प्लस वाई गुणे x प्लस वाई अर्थात उदाहरण के द्वारा उस नियम को बनाते हैं। तो जो निगमन विधि होती है, इसमें नियमों के आधार पर हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उदाहरण को लेते हैं। और जो आगमन विधि होती है, इसमें हम उदाहरण को लेकर के तब नियमीकरण या सामान्यकरण, जनरलाइजेशन करते हैं। इसी तरह से तीसरी विधि जो है खेल विधि है, प्ले मेथड। आजकल प्ले मेथड छोटे बच्चों के लिए, जूनियर तक के बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चों को खेल के द्वारा शिक्षा दिया जाए, क्योंकि बच्चों की जो सहज प्रवृत्ति होती है वह प्ले में होती है, खेल में होती है। यही कारण कि आज तमाम ऐसे विद्यालय हैं जो कॉन्वेंट के हैं, उनमें खेल को प्रशिक्षित किया जा रहा है, ऐसे सामग्रियों को रखा जा रहा है जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक सांवेगिक विकास संभव हो सके। इसी तरह से किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि या थ्रोवेल के द्वारा बनाई गई विधि है। किंडरगार्टन का प्राय है बच्चों का बगीचा, अर्थात जैसे बगीचे में तमाम प्रकार के पौधे होते हैं, उसको सिंचित करने के लिए, सेवित करने के लिए, पोषित करने के लिए एक माली होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्यालय क्या है, एक बच्चों के बगीचा के समान होता है। शिक्षक उस माली के समान होता है जो उनको पुष्पित करता है, सिंचित करता है और वर्धित करता है। इस तरह से बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसा प्रेम और सौहार्द का माहौल दिया जाए, वातावरण दिया जाए, परिवेश दिया जाए, जिसके आधार पर बच्चे प्रेम पूर्वक हर चीज को, जो कुछ उनको नियम बताया जाए, सिद्धांत बताया जाए या उनके आचरण व्यवहार से संबंधित चीजों को बताया जाए, उसको ग्रहण कर सके। मॉन्टेसरी विधि, मरिया मॉन्टेसरी ने इस विधि को दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि जो बच्चे खेल कूद में या ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए, कर्मेंद्रियों के विकास के लिए हमें उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का जो शारीरिक विकास है वह कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हमें ज्ञानेंद्रियों को पुष्ट करना चाहिए, उनके श्रवण शक्ति को, उनके देखने की शक्ति को, उनके घ्राण की शक्ति को, उनके बोलने की शक्ति को और उनके स्पर्श की शक्ति को। इस तरह से अनेकों प्रकार की चीजों को ला करके, वस्तुओं को रख करके उसका आवाज के आधार पर, अच्छी आवाज है, तेज आवाज है, उस आवाज को पहचानना, स्पर्श के आधार पर खुदरा है कि मुलायम है, चिकना है, उस चीज को पहचानने की शक्ति को लेना। इसी तरह से जो गंध होती है उसको अनेक प्रकार के गंधों को सामने ला करके उस गंध के द्वारा पहचान करना। इसी तरह से दृश्य अर्थात रंगों का
प्रशिक्षण देना। ठीक इसी प्रकार से कर्मेंद्रीय अर्थात जो काम करने वाले हाथ पैर इत्यादि, इनके द्वारा भी उनको प्रशिक्षित किया जाए, अर्थात कुछ वर्क दिया जाए। तो मांटेसरी का कहना है कि बालकों को पढ़ाते समय उन्हें कुछ वर्क दिया जाए, कुछ चीजों को ऐसा रखा जाए आकृतिक रूप में जिसको देखें और पहचाने भी। नाटकीय विधि, ड्रामेटिक मेथड क्या होता है? नाटकीय विधि का प्रयोग होता है कि बच्चों को पढ़ाते समय कुछ ऐसे विषय होते हैं जैसे साहित्यिक है, सामाजिक है, इनमें हम नाटकीय माने ड्रामेटाइजेशन कर सकते हैं, इसका अभिनय कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, पात्रों का चयन कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, इस पे नुक्कड़ नाटक इत्यादि बना करके हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये विधि से भी पढ़ाने में शिक्षण कार्य बड़ा सरल हो जाता है। योजना विधि, प्रोजेक्ट, इसको W.H. किलपैट्रिक ने बनाया है। इनका कहना है कि पहले किसी कार्य को करने के लिए एक योजना बनाई जाए। योजना में सबसे पहले किसी समस्या को उत्पन्न किया जाए और समस्या के समाधान के लिए बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित किया जाए। वे बच्चे समस्या के समाधान से संबंधित कुछ ना कुछ अपने उद्देश्य को डिसाइड करेंगे, उससे संबंधित कुछ ना कुछ आंकड़ों को संग्रहित करेंगे और जो कुछ तथ्य एकत्र करते हैं उसके आधार पर उसका कैसे समस्या का निवारण किया जाएगा इसके विषय में मिलकर के वे सोचें और उसका समाधान करें। ते होती है योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। निपठन या रिसिटेशन विधि, निपठन विधि का प्रयोग होता है, रिसिटेशन का प्रयोग होता है कि कोई भी विषय वस्तु जब पढ़ाई जा रही है तो उससे संबंधित प्रश्नों को भी बीच में पूछा जाना चाहिए। जब तक उसको हम रिसाइट नहीं करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, तब तक सीखा हुआ ज्ञान स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए कभी भी लगातार किसी चीज को ना तो पढ़ाना चाहिए, ना तो छात्रों के लिए उपयोगी को केवल सुने, बल्कि शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। मैथ के लिए, साइंस के लिए ये विधि अति उत्तम विधि है। भाषा के लिए, सीखने के लिए किस प्रकार से उच्चारण करना है, प्रयोगशाला विधि उसके लिए भी आवश्यक है। तो प्रयोगशाला का प्रयोग होता है कि जहां पर कोई स्थिर स्थान पर, स्थिर जगह पर नियमित रूप से कुछ संसाधनों के द्वारा जो कुछ भी उसके इक्विपमेंट है, उपकरण है, उनसे संबंधित कार्यों को किया जाए, सीखा जाए, करके सीखा जाए। तो इससे बच्चों को सीखने के लिए जो अवसर होता है वह काफी अच्छा मिलता है और वे उसे सीख लेते हैं तो उनका सीखा हुआ ज्ञान बड़ा प्रभावी होता है और टिकाऊ होता है, स्थिर होता है। विकास विधि, डेवलपमेंट, विकास विधि से प्राय है कि बच्चों को पढ़ाते समय कुछ पहले प्रश्नों को पूछा जाए कि तुम बताओ विज्ञान क्या होता है। विज्ञान के विषय में अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर विज्ञान के अर्थ को बताया जाए, उसके स्पष्टीकरण किया जाए। हाँ, विज्ञान अर्थात सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और जो ज्ञान होता है वह क्या है? विज्ञान है। अर्थात किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित जो एक सिस्टम होता है उसका, उस ज्ञान को हम विज्ञान के रूप में लेते हैं। जैसे सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, सुसंगठित है, ये तीनों जो फैक्टर होते हैं, अब इनको हम अलग अलग बता करके उस बालक के लिए विज्ञान की जो परिभाषा है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध, इन तीनों फैक्टरों को अलग अलग जब बताएंगे कि सुसंगठन क्या होता है, क्रमबद्ध क्या होता है, व्यवस्थापन क्या होता है, तो इससे बालक के अंदर एक विकास होगा। वह तमाम प्रकार के शब्दावलियों को जानेगा, उस पर चिंतन करेगा, उसका वह प्रयोग कर सकेगा। इसे हम विकासात्मक विधि कहते हैं। इसी तरह से पूछा जाए कि बाबर कौन था, पूछ करके अब उसका डेवलपमेंट किया जाए, बाबर के विषय में अच्छी तरह से बताया जाए। या कबीरदास कौन थे, उसके विषय में अच्छी तरह से बताया जाए। अथवा पूछा जाए कि बताओ ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति क्या होती है, उससे संबंधित कुछ सूत्र बताओ। बच्चे नहीं बताते हैं, उसका विकास किया जाता है। इसलिए डेवलपमेंट मेथड से लगभग लागू किया जाता है, लेकिन सबसे पहले प्रश्न को पूछा जाए, इसके बाद उसकी व्याख्या, स्पष्टीकरण दिया जाए। कक्षा अध्यापन विधि, क्लासरूम टीचिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है? यानी कक्षा अध्यापन विधि में अभिप्राय यह है कि बालकों को पढ़ाते समय कक्षा में जो कुछ भी हम निर्देश देते हैं, जो कुछ भी हम उनको बताते हैं, उसको पठन पाठन के लिए एक सिस्टम दिया जाए। बच्चों को बैठने से लेकर के उनके होमवर्क तक के जो भी कार्य हैं सबको मूल रूप से देखा जाए और साथ ही साथ जो अध्यापन कार्य है वह एक ग्रुप में किया जाए, वर्ग में किया जाए, जिसके आधार पर आजकल कक्षा का एक अध्यापन कार्य चल रहा है। यानी बच्चे जो बिखरे हुए हैं उनको एक क्लासरूम में बैठा करके पढ़ाया जाता है, जिससे उनके द्वारा, शिक्षक के द्वारा कुछ चीजों को प्रेजेंट किया जाता है, बच्चों से उसको दोहराया जाता है, शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बच्चों के द्वारा उसका उत्तर लिया जाता है। तो इस तरह से जो कक्षा अध्यापन विधि है यह भी एक तरह से शिक्षक और छात्र दोनों के बीच में संप्रेषण की विधि को मजबूत करता है। स्पष्टीकरण विधि, एक्सपोजिशन विधि, स्पष्टीकरण से प्राय होता है कि जब किसी भी वस्तु को, विषय वस्तु को जो बहुत ज्यादा है
उसको संक्षिप्त रूप से करना, या कोई संक्षिप्त विषय वस्तु उसको अधिक विस्तृत रूप से बताना, यानी उसमें जो कुछ भी कठिनाइयां हैं विषय को उसको दूर करना। ये हमारा होता है स्पष्टीकरण विधि, एक्सपोजिशन विधि। इसी तरह से व्याख्या विधि भी होती है। स्पष्टीकरण को व्याख्या विधि भी कहा जाता है, यानी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किया जाता है, यानी किसी भी विषय वस्तु को थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ और तत्वों को जोड़ करके तब उसे बताया जाता है। तुलना विधि, कंपैरिजन विधि, ये क्या होती है? कभी कभी क्या होता है कि हम किसी एक विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, वह बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम दूसरे विषय वस्तुओं को भी ला करके उसके साथ कंपेयर करते हैं कि देखो कबीर ने ऐसा कहा भक्ति के विषय में, तो तुलसीदास ने ऐसा कहा। हम इस तरह से कंपैरिजन करके दोनों लोगों के विषय में बता सकते हैं, सूरदास तुलसीदास के भक्ति के विषय में बता सकते हैं किसकी भक्ति कैसी रही। एक तुलनात्मक होता है, कंपैरेटिव मेथड होता है। इसी तरह से उदाहरण विधि, इलस्ट्रेशन विधि। इलस्ट्रेशन से प्राय कि शिक्षक को पढ़ाते समय कभी कभी अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जैसे कहा जाए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानाः समाचरेत्, जो चीजें अपने को अच्छी ना लगती हो वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में हम इन चीजों को जहां भी प्रसंग आए वहां पर इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरह से कहानी विधि, स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग का प्राय क्या होता है कि बच्चों की रुचि जो कहानी सुनने में बहुत ज्यादा होती है, ऐसे समय में अगर बच्चों को कहानी मेथड से बताया जाए, कुछ किस्से कहानी सुनाया जाए, तो निश्चित रूप से उनका जो रुचि है विषय वस्तु में वह तीव्र होगी। लेकिन कहानी मेथड यह सब विषयों में बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता, लेकिन जो साहित्यिक विषय हैं, सामाजिक विषय हैं, ऐसे विषयों में हम कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और इस कहानी के द्वारा क्या होता है, जब हम किसी कहानी को अधूरी छोड़ते हैं तो बच्चों के अंदर सृजनात्मक शक्ति विकास होती है। वे सोचते हैं कि इसके आगे क्या हुआ होगा, कैसे होगा, तो उनकी जो एक क्षमता होती है, सुनने की रुचि जो होती है, एटीट्यूड जो होता है, वह तीव्र होता है। पुस्तक अध्ययन विधि, बुक रीडिंग मेथड। बुक रीडिंग मेथड में क्या होता है कि शिक्षक पुस्तक को लेता है, एक बार पढ़ता है, फिर छात्रों से उसको दोहराता है, तो छात्र और शिक्षक दोनों पुस्तक को पढ़ करके उसका शुद्धोच्चारण करना, उसके एक एक मीनिंग अर्थ को जानना, उसके अर्थ को कथन कैसे करें, किस प्रविधि से, किस डिवाइस से करें, उसके विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। आजकल साहित्यिक विषयों में इसका ज्यादा प्राचीन काल से ही देखा जाए तो परंपरा चली आ रही है। भाषण एवं व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि होती है, यानी लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन टीचर सेंटर। इसका प्राय होता है कि जो भाषण एवं व्याख्यान है, इस विधि के द्वारा कक्षा में शिक्षक उसका केंद्र बिंदु होता है। वह विषय वस्तु पर अच्छी तरह से अपने लेक्चर को देता है, अपने भाषण को देता है, वह विषय वस्तुओं की व्याख्या करता है, और व्याख्या तब तक करता है जब तक वह विषय वस्तु अच्छी तरह से बच्चों के लिए स्पष्ट नहीं हो जाती है। तो अक्सर भाषण विधि का, व्याख्यान विधि का प्रयोग कक्षा में किया जाता है और इसको करना भी चाहिए। विवेचन समूह योजना विधि, यानी द डिस्कशन ग्रुप प्रोजेक्ट, एक चाइल्ड सेंटर्ड होता है। इसका प्राय होता है कि जब कभी हमें कोई विवेचन करना हो तो उसकी एक योजना बनाई जाए और एक ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप की प्लानिंग लेकर के कुछ बच्चों को कोई समस्या दी जाए और दूसरे बच्चों से कहा जाए उस समस्या से संबंधित तुम भी हल ढूंढो और आप भी ढूंढो। दो ग्रुपों के बीच में या तीन ग्रुप के बीच में हम इस प्रकार से किसी समस्या के समाधान के लिए उनको वर्क दे सकते हैं और उनसे उस कार्य का परिणाम ले सकते हैं। इसमें यही होता है कि ग्रुप का डिस्कशन होता है, यानी ऐसी योजना बनाई जाए जैसे आज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना पर कार्य करना है, हम दो बच्चों को ग्रुप दे दें कि बेटी को कैसे बचाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इसके क्या लाभ है, क्या हानि है, और इस चीज पर जो कुछ भी विषय वस्तुएं आप किसी भी मैगजीन में पढ़े हैं, पत्रिकाओं पढ़े हैं, अखबार न्यूज़पेपर पढ़े हैं या मीडिया में देखे हैं, उसको आप याद करिए और उस डिस्कशन में भाग लीजिए। इससे एक नई चीजें उभर करके आती हैं। इसमें शिक्षक भी योगदान देता है और विषय वस्तु को क्लियर करता है, उसका अंत में निष्कर्ष निकालता है। इसलिए इसी विधि से बच्चों के अंदर चिंतन शक्ति, बौद्ध शक्ति का विकास होता है। इसी तरह से आता है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड का प्राय होता है कि शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न को पूछता जाता है और उसका उत्तर बच्चे देते रहते हैं। जैसे पूछा जाए कुछ हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों के नाम बताओ, बताते हैं दशहरा, होली, दीपावली। अच्छा, दीपावली से तुम क्या समझते हो, ये कब मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है कार्तिक में, नवंबर अक्टूबर माह मनाई जाती है। ये क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मार करके सत्य पर विजय प्राप्त करके सत्य असत्य पर सत्य की विजय, अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी, इसलिए उसकी खुशी में लोग दीपावली मनाते हैं। फिर पूछा जाए अच्छा दीपावली में किनकी पूजा होती है? तो उत्तर आता लक्ष्मी गणेश की। इस तरह से प्रश्न के माध्यम से उत्तर को लेते रहें और अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते रहें। वाद विवाद विधि, डिबेट मेथड, ये होता है
जब किसी भी विषय पर बच्चों को दो ग्रुप लेकर के उसके पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए कोई समस्या दी जाए और उस पर बच्चे खुल करके अपने विचारों को व्यक्त करें, तो इससे भी उनके सोचने की, समझने की शक्ति की जो होती है वह वृद्धि होती है। गृह कार्य संशोधन विधि, होमवर्क करेक्शन या असाइनमेंट करेक्शन का प्राय क्या होता है? यानी इस विधि के द्वारा बच्चों को कार्य दिया जाना चाहिए। शिक्षण कार्य जो कक्षा में हो रहा है, जो कुछ वर्क दिया जा रहा है तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों पर कुछ वर्क और है, जिम्मेदारियां बढ़े, इसलिए उन्हें घर से लिख करके लाने के लिए, कुछ याद करके लाने के लिए विषय वस्तु जरूर दी जानी चाहिए। इसके आधार पर क्या होता है कि जो विषय वस्तु है उसका हम अच्छी तरह से मूल्यांकन कर लेते हैं, हमने किस विधि से कैसे पढ़ाया है, उनको कितना ज्ञान अचीव हुआ है, इसका एक तरह से मूल्यांकन, एवोल्यूशन हो जाता है। प्रदर्शन विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन विधि का प्राय होता है कि इसमें किसी चीज को हम दिखाते हैं। जैसे एशिया में भारत कहाँ है, हम एक भारत का मैप लाते हैं और उसके अंदर, एशिया के अंदर हम भारत को दिखाने के लिए, अर्थात मूर्त क्या है, वह दिखाई पड़ रहा मानचित्र। एशिया के अंदर भारत कहाँ है, उसको उस मानचित्र को दिखाते हैं। तो जो प्रदर्शन होता है इसका प्राय है किसी चीज को प्रदर्शित करो, दिखाओ, इसके बाद उस पर अच्छी तरह से व्याख्या करो, जिससे छात्रों के अंदर उन चीजों को स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसकी समझ विकसित हो जाए। जैसे कहा जाए पुष्प का सचित्र वर्णन करो। पुष्प क्या है? अब पुष्प को लाओ, उसके एक एक पंखुड़ियों को, उसके एक एक वायुदलों को आप दिखाते जाइए, बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ह्यूरिस्टिक विधि, इसको अन्वेषण विधि कहा जाता है। इसको एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने विकसित किया है। आर्मस्ट्रांग ने देखा कि बच्चों के अंदर जो सृजन शक्ति होती है, एक खोज की शक्ति होती है, उस खोजक प्रवृत्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह से बच्चों के सामने कोई ऐसी समस्या रखी जाए और कहा जाए कि तुम इसे मिलजुल करके इस समस्या का समाधान ढूंढो, और अंतोगत्वा वही बच्चे धीरे धीरे कार्य करते हुए, ढूंढते हुए, समस्या का अन्वेषण करते हुए उस कार्य को सिद्ध कर देते हैं, समाधान कर लेते हैं। और जब तक समाधान नहीं होता तब तक शिक्षक उसकी निगरानी करता रहता है। तो अन्वेषण विधि यही होती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे विज्ञान से संबंधित है, विज्ञान आओ करके सीखें, गणित है बिना अभ्यास द्वारा हम सीख नहीं सकते। इस तरह से जब हम कार्य को करते हैं और उसके आधार पर हम उसको समझने का प्रयास करते हैं, माने करके सीखना, मूल रूप से क्या है ह्यूरिस्टिक विधि में? अन्वेषण करके सीखना। हम करके सीखें, बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए जिसके आधार पर कुछ सीख सकें। विचार गोष्ठी, सिंपोजियम, विचार गोष्ठी में प्राय क्या होता है? किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी समस्या पर बच्चे आपस में विचार करते हैं, शिक्षक भी उसमें अपना योगदान देता है, और जो उनके साथ विचार उस समस्या संबंधित आते हैं समाधान के लिए, उसको नोट करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसी तरह से मानसिक मंथन विधि, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इसका भी मतलब ये होता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी समस्याओं को ला करके रखते हैं, ऐसी उद्दीपन देते हैं बच्चों को, तुम बताओ इसका समाधान कैसे करोगे, और बच्चों के अंदर एक हलचल मस्तिष्क में होती है उसको सोचने के लिए, उस समाधान को करने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है जो समस्या विषय वस्तु हो उसको थोड़ा सा क्लिष्ट रूप में रखा जाए, जिससे बच्चे सोचने के लिए मस्तिष्क में कुछ ना कुछ एक हलचल पैदा की जाए, और जितनी हलचल होगी उतना ही बालक उस कार्य को करने के लिए त्वरित गति से, चिंतन रूप से कार्य करेगा। तो इस तरह से मानसिक मंथन विधि आजकल काफी दी जाती है। बच्चों से पूछा जाता है अगर तुम्हारे पास पंख होते या विद्यालय में पहिए होते, हवा और पानी का क्या रोल है? इससे बच्चे के अंदर एक हलचल उत्पन्न होती है, एक स्टार्टिंग शुरू होती है, और उसके आधार पर वह तमाम नई चीजों को सीख करके बता देता है। संगोष्ठी विधि, सेमिनार, इसमें किसी समस्या पर दत्त कार्य होता है, दत्त से कोई समस्या चयनित होती है, उस पर कहा जाता है कि आप लोग इस पर अपने विचारों को लिखिए, लिख करके ले आइए, शोध पत्र तैयार करिए और उसको प्रस्तुत करिए। वह शोध पत्र ला करके प्रस्तुत करता है, उसका वाचन करता है, उससे संबंधित विषयों पर छात्रों से प्रश्न पूछते हैं, वह उसका स्पष्टीकरण देता है। इसमें शिक्षक उसका मनोबल बढ़ाता है और जो चीजें अस्पष्ट रहती हैं उसको स्पष्ट करने का वह प्रयास करता है। यह विधि एक तरह से रिसर्च के लिए काफी सहयोगी मानी जाती है। अवक्रमित अध्ययन प्रणाली, प्रोग्राम्ड लर्निंग मेथड, स्किनर ने इसका बनाया है कि स्किनर और क्राउडर ने अवक्रमित अध्ययन प्रणाली, अर्थात किसी भी विषय वस्तु को पहले छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके फिर एक एक पार्ट को पढ़ाते पढ़ाते समग्र विषय को पढ़ा लेना चाहिए। समस्या निवारण विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात किसी भी समस्या को कैसे सॉल्व करना है, समस्या को उत्पन्न किया जाए और उस पर बच्चों से कार्य करने के लिए सबसे पहले उस समस्या का उद्देश्य को चयनित करें, समस्या संबंधी चीजों को परिकल्पित करें और जो परिकल्पना बनाया जा रहा है उससे संबंधित न्यायादर्श बनाएं, न्यायादर्शों को संबंधित जो कुछ आंकड़े हैं, दत्त हैं, उसको कलेक्ट करें और संग्रहित आंकड़ों के आधार पर उसका परीक्षण करें, फिर उसका निष्कर्ष निकालें और सामान्यीकरण करें। इस तरह से इसके अंदर समस्या के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
अंतिम है इसमें कार्य गोष्ठी वर्कशॉप। कभी कभी बच्चों को कुछ कार्य किया जाता है, उनको समय दिया जाता है 1 दिन 2 दिन के लिए कि आप इस पे अच्छी तरह से मन लगा काम करो और इस समस्या का समाधान करके हमें बताओ। तो ये सब विधियां ऐसी हैं जिसका अगर अब एक शिक्षक प्रयोग करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, उसकी विषय वस्तु प्रभावी होगी, छात्रों के लिए आकर्षक होगी, छात्रों के लिए रुचिकर होगी, छात्रों का एटीट्यूड उसमें जगेगा, उनकी जो मनोवृत्ति है वह तीव्र होगी, वे कार्य को सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित रहेंगे। तो अगर ये समस्त शिक्षण विधियां और इनके अर्थ आपको अच्छे लग रहे हो, आपको समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम एक एक विधियों को आगे चल करके व्याख्या रूप में देंगे, इसकी क्या प्रयोग है, कैसे किया जा सकता है। यहाँ संक्षिप्त रूप में एक बार सबको समरी रूप में दिखा गया, अब इस पर अलग अलग वीडियो बनेंगे, आप उसको देखेंगे, आपको काफी समझ में आएगा। साथ ही साथ हम मनोविज्ञान संबंधित अभी अधिगम लर्निंग क्या होती है इस पर अब वीडियो देने जा रहे हैं, तो आप निरंतर हमारे चैनल से जुड़े रहिए।